नमस्कार। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता फजील अहमद जी। मूल रूप से बलिया के निवासी हैं। इनसे हम बात करेंगे देश दुनिया के तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से लेकर के उड़ीसा रेल हादसे तक, यूपी की चुनावी सरगर्मी 2024 की तैयारी चल रही है, केंद्र में अगली सरकार किसकी होगी, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर, चूँकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है फजील अहमद जी। फजील अहमद जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले फजील जी, हम बात करेंगे उड़ीसा रेल हादसे पर। सबसे बड़ा रेल हादसा जिसमें कम से कम 300 लोगों की जानें गई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकार, कोई भी सरकार, लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधान रेल मंत्री जब थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कोई भी घटना होती है, जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तो कोई भी घटना पर बीजेपी सवाल उठाती थी, या हर विपक्ष उठाता है। विपक्ष का भी अपना राजधर्म है। जब हम बात, आज कितने साल से हम लोग सुन रहे हैं कि सुरक्षा कवच लगा है ट्रेन के अंदर, यानी कोई ट्रेन के सामने अगर आता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा। आज ये सवाल उठ रहा है कि भाई क्या हुआ आपके सुरक्षा कवच के? बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े बात करने से, और बड़ी बड़ी बात करने से तो होगा नहीं। तो जब विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आपके सुरक्षा कवच का क्या हुआ, इतना बड़ा फेल्योरेंस कैसे हो गया? आप लोग दिल्ली में बैठ करके केवल बड़ी बड़ी बात, मीडिया का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी घटना हो गई तो ये बोलते हैं कि राजनीति मत कीजिए। राजनीति क्यों नहीं करे भाई? आखिर देश के जनता का सवाल कौन पूछेगा? कहीं ना कहीं ये विपक्ष ही तो पूछेगा। कहीं ना कहीं बातें आती है कि हादसों पर राजनीति उचित है। नहीं, हादसों पर राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा कि हादसा क्यों हो रहा है। आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश की जनता के पैसे से खड़ा किया जा रहा है, तो क्या हुआ उसका? सुरक्षा कवच का क्या हुआ, या क्यों ये हादसा हुआ? चूक किसकी है? चूक एक स्टेशन मास्टर की होती है, लेकिन जिम्मेदारी मंत्री तय करता है। सबसे बड़ी जनता स्टेशन मास्टर को भर्ती नहीं की है। जनता ने रेल मंत्री को भर्ती किया है, जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, जनता ने एमपी बनाया है। तो हम तो जनता किससे सवाल पूछेगी? स्टेशन मास्टर से पूछेगी या डीआरएम से पूछेगी? हम तो मंत्री से पूछेंगे ना। हमने सरकार चुना है, सरकार से सवाल होता है। किसी हम रेल के अधिकारी से या डीआरएम से थोड़ी पूछने जाएंगे कि हादसा क्यों हुआ। हमने सरकार चुना है, निश्चित रूप से जवाबदेही सरकार की होती है, तो सवाल भी सरकार से पूछेंगे। और सरकार को बुरा लगता है कि अब हादसों पर राजनीति करते। हादसा होता क्यों है, ये सवाल है कि उस पर राजनीति, कोई राजनीति नहीं कर रहा है। सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो बड़ी बड़ी बातें आप करते थे कि हमने सुरक्षा चक्र कर दिया, ऐसा कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चुनाव में ये लोग नहीं बात उठाते हैं। पुलवामा की बात नहीं किए लोग, बड़ी बड़ी बातें नहीं किए कि हमने देश को इतना बड़ा, जहां आज ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम देश को कहाँ ले गए। उड़ीसा ने पूरे चुनाव की 9 साल की इनकी पोल खोल के रख दिया। आपने क्या किया 9 साल के अंदर? आज रेल की स्थिति क्या है हम रोज सुनते हैं। तो इस हादसे के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार? निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार है। है। सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही? हादसे होते हैं, लेकिन कोई भी सरकार इस तरह से बात नहीं करती कि आप राजनीति मत कीजिए। क्यों नहीं करेंगे भाई? सवाल तो पूछेंगे ना। किससे पूछे? डीआरएम से पूछे, जा करके स्टेशन मास्टर से पूछे। जिम्मेदारी तो हमने सरकार चुना है, सरकार को हम वोट देते हैं, तो सवाल भी सरकार से करेंगे। नहीं, कहीं आप ये नहीं मान रहे हैं कि हादसे, देखिए ठीक है, हो गया, हादसा हो गया, उसके बाद के क्रियाकलाप में, उसके बाद की गतिविधियों में, एक्शन में सरकार का एक्शन काफ़ी फास्ट रहा, तेज़ रहा। कम समय में उन्होंने रेल यात्रा वहाँ बहाल कर दिया, यातायात जो मानवीय संवेदना के साथ जो करना चाहिए सरकार को, उन्होंने किया हादसे के बाद। ये सभी लोग करते हैं। कोई भी सरकार में होगा तो तुरंत उसको ठीक करेगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से आप लोग खर्च कर रहे हैं, तो आप आखिर उसकी सुरक्षा कब करेंगे? सवाल इस बात पे नहीं है कि आपने बहाल कर दिया। सवाल इस बात की है कि आप कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? उस डिब्बे में आप इंक्वायरी की रिपोर्ट आने दीजिए, साफ हो जाएगा गलती किसकी है। जब उसमें सुरक्षा चक्र लगा हुआ है, ये सुरक्षा कवच है। जब गाड़ी के सामने आप देखिए, भैंसा वैसा पहले कट जाता था, अब नहीं कटता है, क्योंकि जब भी उसमें रेजर एक बीम होती है, जो गाड़ी के सामने कोई भी चीज़ आएगी। अब विपक्ष में है, निश्चित तौर पे आप तो भाई आरोप लगाएंगे ही
उसको हम लोग छोड़ दिया जाए, जांच रिपोर्ट आती है, उसके बाद देखा जाए क्या होता है। सरकार निश्चित तौर पे एक्शन में रहेगी, इतना तो आपको भरोसा होगा ही। हम बात करते हैं, अब 2024 नज़दीक आ गया है, सरकार पूरी तरह से चुनावी तैयारी में है। आपको क्या लग रहा है 2024 में फिर से करामात होगा, विपक्ष मजबूत रहेगा, या फिर से मोदी सरकार चूँकि दावा कर रही है 9 साल बेमिसाल का, घर घर मंत्री जा रहे हैं, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पहले के राजनेता सरकार में आने के बाद जनता को भूल जाती थी, जनता सरकार से जवाब मांगती थी, लेकिन आज की सरकार घर घर जाकर के जवाब दे रही है कि 9 साल में हमने क्या किया। क्या आपको लग रहा है विकास के बूते फिर से सरकार वापसी कर पाएगी? देखिए, जितना सरकार तैयारी में है ना, विपक्ष भी उससे ज़्यादा तैयारी में। पूरा देश का जो विपक्ष है सरकार से ज़्यादा तैयारी में। घर घर जा करके उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति क्या है, यहाँ 100 यूनिट का 850 रुपये बिल आता है, यही बताएंगे जा करके। घर घर जाके उनके मंत्री क्या बताएंगे? जब जाएंगे किसी घर में तो लोग कहेंगे कि देखो 100 यूनिट का 900 रुपये बिल दे रहे हो, यही बताएंगे ना। मंत्री अगर मेरे घर में आएगा बताने के लिए, उसके बताने से पहले हम बता देंगे कि देख लो हमारा घर बंद था 1 महीना, फिर भी हमने 900 रुपये बिल दिया है, मेरा घर जीरो बिल आना चाहिए, 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली माफ़ होनी चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जब आके बताएंगे कि हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है तो नौजवान कहेगा कि मैं पिछले 1 महीने से भूखा सो रहा हूँ, पिछले 9 साल से बेरोजगार हूँ। यही ना देश की जनता जवाब देगी, और दे रही है। सरकार तो करे 9 साल बेमिसाल, 2 साल सरकार क्या करी, वो कोरोना नहीं काल पता। रहा, हमने जनता कंट्रोल क्या किया। जवाब, मैं तो कह रहा हूँ, यहाँ आएगा ना उत्तर प्रदेश में कोई मंत्री, तो जिसका घर बंद है, जिसके घर में एक आदमी नहीं रह रहा है, वो कहेगा कि हम तो बंद घर का भी 1000 बिल दे रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है कि जब देश के सारे राज्य 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं फ्री हो रहा है? 200 यूनिट बिजली क्यों नहीं फ्री हो रहा है? चुनाव में वादा किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कहाँ दे रहे हैं? बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, वृद्धावस्था का भत्ता नहीं दे रहे, आवास में जो है सड़कों का क्या हाल है, एक पैसा ग्राम पंचायत में कितना बजट काट दिया, मनरेगा स्कीम में पैसा काट दिया, जो 100 दिन रोजगार गारंटी थी पहले 300 दिन से घटा के आज 75 दिन की या 50 दिन कर दिया है, वो भी नहीं मिल रहा है। यही जवाब देगी जनता, जनता जवाब देगी। सरकार मंत्री आ रहे और लोग अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे, जनता जवाब इस बात को दे रही है। मंत्री क्या बोलेंगे? अगर सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने बोर्ड लगाया था कि बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, तो मैंने कहा था मेरे घर का बिजली अगर फ्री आएगा, पानी फ्री आएगा तो मुझे मालूम हो जाएगा। इसके लिए सरकार को बोर्ड लगाने की या होर्डिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों रुपया प्रचार पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने क्या किया है ये जनता को पता है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है पब्लिक को। सर, योजनाएं जो है ना सिर्फ कागज में बनती हैं, कागज में योजनाएं बनती हैं, कागज में जो है योजनाएं बनती हैं और कागज में ही सिमट के रह जाती हैं। योजनाओं का असर पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं हो रहा है। अब तो सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार के सवाल पर जिस तरह से सरकार आंख बंद कर रही है, अपने बड़े बड़े नवरत्न अधिकारियों को क्यों हटाया है, उनके प्रॉपर्टी की जांच क्यों नहीं करा रही है? भ्रष्टाचार के मामले में तो सरकार सीधे कह रही है कि आप पहले कांग्रेस की सरकार में केंद्र से 1 रुपया चलता था तो 10 पैसा पहुंचता था, अब 1 रुपया चलता है तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है। ये सरकार की बात है, जनता के ये जवाब नहीं है। जनता के बीच में जाके गांव में गरीबों का ये आवाज बन रहा है। ये सरकार का अपना ढकोसला है, अपना डफली बजा रही है सरकार। जनता ये बात महसूस नहीं कर रही है। हम भी पब्लिक में रहते हैं, आप तहसील में चले जाइए उत्तर प्रदेश में, मैं आया हूँ ना यहाँ पे, अभी आपसे मैं तहसील में मिला था, जाइए ना, बिना पैसा के एक खतौनी नहीं मिलती है, एक भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। राशन में घोटाला, तहसीलदार में घोटाला, थाने में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। क्या स्थिति बन रही है? 480 टाउन एरिया के चेयरमैन निर्दल जीते हैं, आज़ाद उम्मीदवार के 480 टाउन एरिया के चेयरमैन हुए हैं। सरकार कहाँ है? जहाँ ईवीएम से इलेक्शन हुआ है वहाँ ये जीते हैं। अरे यूपी के निकाय चुनाव में तो एक तरफा बीजेपी का लहर, जहाँ ईवीएम में जीते हैं, नगर निगम में जहाँ बैलेट से चुनाव हुआ है वहाँ 400 से 80 से ऊपर नगर निगम के टाउन एरिया के चेयरमैन आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, निर्दल जीते हैं। इनका जो है सारा रिजल्ट खुल चुका है, ईवीएम से जहाँ हुआ है सिर्फ वो जीतेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है विपक्ष में कौन मजबूत लग रहा है? बीजेपी को कौन फाइट कर सकता है? देखिए, कांग्रेस आपको लग रहा है कि कांग्रेस
लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ खड़ी रहेगी? देखिए, इस क्योंकि देश के अब उसके आजादी से लेके आज तक, गठबंधन के सहयोगी भी मैं बता रहा हूँ आपको, तितर बितर होते जा रहे हैं, बिल्कुल बिखरते जा रहे हैं। आजादी से लेके आज तक इस देश की जनता ने हमेशा परिवर्तन किया है। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर ठप्पा लगाता है। 10 साल मनमोहन सिंह भी रहे, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे। उनको जनता ने कहा कि भाई आप हटिए, तो प्रधानमंत्री भाजपा आ गई। जनता बदलाव चाहती है, चाहे उसके जगह पे कोई आएगा चला लेगा देश। ये तो पिछली बार भी कहा जा रहा था, दोबारा सरकार बनी। अभी 24 की स्थिति पहले बदली हुई है। मनमोहन सिंह जी भी 10 साल है ना प्रधानमंत्री, 10 साल इस देश की जनता मौका देती है सबको। ये चुनाव जनता लड़ती है, विपक्ष में जनता वोट करती है। अच्छा, स्थिति बदली हुई है। आपकी खुशखबरी के लिए मैं एक बता दूं, आपके हिसाब से कि फिलहाल बीजेपी 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार में है और 15 राज्यों में है। ये स्थिति 2018 में 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और 71% आबादी पर बीजेपी का राज था। 71% 21 राज्यों में। आज 2023 में 45% रह गया। क्या लग रहा है 2024 में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा? देखिए, जिस तरह से मीडिया का इस्तेमाल 2014 में हुआ था, बहुत बड़े घोटाले खुलते थे, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, अदालत ने कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। कोल्स ब्लॉक के घोटाले, कई घोटाले मीडिया में आए और कांग्रेस उसको संभाल नहीं पाई। अदालत को नहीं मानते हैं आप? सुनिए, हम तो यही हम कह रहे हैं ना, अदालत ने कहा दिया कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। इसका मतलब बीजेपी झूठ बोलती थी। उस टाइम बीजेपी ने प्रोपेगेंडा करके देश के अंदर झूठ बोल करके और ये बात जनता को दिग्भ्रमित किया और कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे पाई कि हम घोटाले नहीं हुए, और उसके लिए माहौल बना देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ। अभी 2024 की जो परिस्थिति बनेगी, आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी है और 153 सीट इनकी कम हुई है पिछली बार से। बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये बड़े स्टेट हैं देश के। कर्नाटक में हाथ से निकला। कर्नाटक को अभी दक्षिण भारत को पूरे ही खत्म है ये लोग। मैं आपसे बता रहा हूँ, राजस्थान में दक्षिण भारत में नहीं है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बड़े राज्यों की आप देखिए तो आप उठाइए, बंगाल बड़ा राज्य, बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये बड़े राज्य में ये सिर्फ 2 जगह हैं। मध्य प्रदेश में भी ये चुनाव जीते नहीं है, मैंडेट नहीं मिला इनको। ये लोग मतलब कहते हैं डंडी मार के सरकार बनाए हैं। और कर्नाटक में आप कह रहे हैं ना, कर्नाटक में 2019 में भी हारे थे ये लोग, मैंडेट नहीं मिला था इनको, वहाँ भी डंडी मार दिए थे ये लोग। डंडी मार के विधायक को खरीद करके, इसीलिए जनता ने ऐसा मैंडेट दिया है कि डंडी मारने की जगह ही नहीं छोड़ी। ऐसी बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जहाँ तक की बात है ना, इस वक्त पूरे देश में या तो आप बीजेपी के साथ हैं, नहीं तो बीजेपी के खिलाफ हैं। यही 2 हवा चल रही है पूरे देश में। अखिलेश, अब कोई आदमी बीजेपी के खिलाफ की हवा को कौन संभाल सकता है? मैं सीधा सवाल मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी इसमें लीडिंग रोल में है। बाकी सब कांग्रेस को आप लीडिंग मान रहे हैं? अभी बिल्कुल लीडिंग मान रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत यात्रा करके जिस तरह से भारत को समझा है और जिस तरह से उनके अंदर गंभीरता जो आई है, बेमिसाल गंभीरता आई है। मैं पहले भी राहुल गांधी से कई बार मिल चुका हूँ, आज भी मिलता हूँ। बहुत बड़ा परिवर्तन राहुल गांधी के अंदर, जो भारत यात्रा जोड़ो इन्होंने जो यात्रा की है, उस यात्रा से राहुल गांधी के व्यक्तित्व में 200% निखार आया। उस यात्रा से वो पूरे भारत के कास्ट स्ट्रक्चर को समझ गए। भारत यात्रा के बाद राहुल गांधी करामाती हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? करामाती हो चुके हैं, करामाती हो चुके हैं। जिस तरह से आप देखिए, दलित को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, खड़गे साहब को। एक दलित को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, खड़गे साहब को। और कर्नाटक के चुनाव में मैं भी गया हुआ था, और कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भी राहुल और प्रियंका जी बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किए। खड़गे साहब ने जा करके वहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, कैसी सरकार बनेगी, सरकार में कौन होगा, ये सारी रूपरेखा के सामने किया। 1 रुपये का इंटरफेयर नहीं था। आज देश के अंदर यदि कोई भाजपा की बात करता है, यानी भाजपा खेमे में खड़ा है, और या तो वो खेमे में खड़ा है, और कोई तीसरे विकल्प की बात करता है, वो भी भाजपा का खेमा, उसको मान लीजिए कि वो भाजपा के साथ है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी तीसरा खेमा की बात करते हैं, यही एक अकेले हैं। यूपी है, बंगाल है। उत्तर नहीं, बंगाल में वो तो राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, मतलब वो कांग्रेस के साथ हैं, 100% तरीके से साथ हैं। नीतीश जी तो नेतृत्व ही कर रहे हैं। और उसके बाद जितने, अब केजरीवाल जी भी अभी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। चंद्रशेखर राव जी हैदराबाद, वो पूरी तरह से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है
कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। स्टालिन तमिलनाडु में पूरी तरह से उन्होंने समर्थन किया है। इसके बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश के हमारे अखिलेश जी जो हैं वो तीसरे विकल्प की बात करते हैं, और जो इस देश के अंदर आज की डेट में तीसरे विकल्प की बात करता है उसको जनता मान चुकी है कि आप बीजेपी के साथ हैं। आप भले आप कहिए कि हम सेकुलर पार्टी के हैं, लेकिन आपको जनता ने मान लिया है कि अगर आप तीसरे फ्रंट की बात करते हैं तो आप बीजेपी के साथ हैं। यूपी में क्या होगा? जो अब हाल ही में, चूंकि मैं लोकसभा चुनाव की तैयारी में है, यूपी सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। योगी सरकार के मंत्री सीधे दावा कर रहे हैं कि 2024 में हम 70 सीटें जीतकर पार्टी को देंगे। देखिए, दावा तो हर कोई करता है और करना भी चाहिए, चीफ मिनिस्टर हैं वो, क्यों नहीं दावा करेंगे? खुशफहमी का शिकार होना सब कोई होता है। 2005 में कांग्रेस जब सपा और बसपा अपने उरूज पर थी, उस वक्त 2005 में भी कांग्रेस पार्टी 26 सीट जीत के आई थी, याद है आपको? रेवती रमन से कांग्रेस की 26 सीट जीती थी उत्तर प्रदेश से। तब सपा और बसपा अपने उरूज पर थे। आज तो ये दोनों लोग काफ़ी नीचे हैं, काफ़ी इनके वोटर्स में भी कमी आई है और इनके जनाधार में भी कमी आई है। ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस को कमज़ोर मत समझिए उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरह से कर्नाटक के अंदर जेडीएस को पब्लिक ने क्यों नकार दिया? क्योंकि जेडीएस को ये लगता था कि जो आदमी अपना विधायक नहीं संभाल पाया, 30 विधायक जो पार्टी नहीं संभाल सकी, और उसके विधायक टूट के चले गए बीजेपी के साथ, और सरकार ऑपरेशन लोटस करके सरकार बना लिए। जनता इन सब चीज़ों को देख रही ना, दलित समाज के लोग, मुसलमान, और उन्होंने सबसे बड़ा खेल जो हुआ पीएफआई पर, पीएफआई बैन करके बीजेपी कर्नाटक लूज़ कर गई। कर्नाटक को लूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा कारण पीएफआई को बैन करना था। पीएफआई बैन किए, वो लोग एक सीट पर 10-10 हज़ार वोट पाते थे, वो सारा वोट कांग्रेस की तरफ चला गया। जिस तरह से वहाँ जेडीएस दलित की और उसकी पार्टी की बात करते हैं, जेडीएस को जनता ने नकार दिया, दलित ने, मुसलमान ने, पिछड़ों ने, सब लोगों ने मिल के कांग्रेस के साथ जो है इतना बड़ा मैंडेट दिया कर्नाटक के अंदर। इन्होंने मतलब भगवान तक को समेट लिया। पीएफआई को बैन करने के पीछे तो राष्ट्रहित की बात कही जा रही थी, राष्ट्र सुरक्षा की बात कही जा रही थी। कोई भी सरकार अगर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो कहती है ना, इंदिरा गांधी ने नहीं कहा था कि आरएसएस राष्ट्र विरोधी संस्था है, बैन किया था, और उसके 2800 से ज़्यादा। आप मानते हैं पीएफआई पे बैन करना गलत है सरकार का? अदालत में चलेगा ना मुकदमा। ये लोग कहते थे सिनी, आज 40 साल से ऊपर हो गया, अदालत का ये लोग पैरवी नहीं कर रहे उस केस में। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। पटना में एसएसपी ने कहा कि पीएफआई, हम नहीं कह रहे, पटना के एसएसपी ने कहा कि पीएफआई आरएसएस जैसा संगठन है। बाकायदा उसकी रिपोर्ट में है कि पीएफआई आरएसएस जैसी संगठन है। वो लोग मार्शल आर्ट सिखाना आतंकवादी गतिविधि है, सेल्फ डिफेंस सिखाना आतंकवादी करती है। आप बोलिए हमको, कोई सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है? कोई ना तो ट्रेनिंग सेंटर पकड़े, ना आर्म्स पकड़े। आप किसी को कह दीजिए। इंदिरा गांधी ने उन्हें 1-2 हज़ार कार्यकर्ताओं को जेल में डाला, कई साल तक जेल में रहे आरएसएस के, और कहा था कि ये लोग देश विरोधी गतिविधि करते हैं। आज वही आरएसएस सरकार में। तो ये तो होता है, सरकार करती है। इसके लिए पीएफआई और एसडीपीआई उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो चुनाव लड़ रही है। पीएफआई ने अब तो सरकार साबित करेगी ना कोर्ट के अंदर, कि कोर्ट तय करेगा कि पीएफआई आतंकवादी संगठन था या राजनीतिक संगठन था। जी, यूपी में क्या लग रहा है आपको, कितना बड़ा सहयोग? देखिए, यूपी में विपक्ष के लिए होगा या बीजेपी के लिए होगा? यूपी में निश्चित रूप से विपक्ष अच्छा काम करेगा। और ये जो लोग इधर उधर बातें कर किसके भरोसे, किसके बूते, आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, दलित, मैंने फिर पूछा, पहले मैं पूछा तो आप टाल गए। मुसलमान नेता आदमी है, आप घुमा देंगे। नहीं, हम बिल्कुल सही निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के दलित समाज, पिछड़े समाज के लोग और मुसलमान, ये 3 समाज पूरी तरह से नेतृत्वहीन है, वो विकल्प खोज रहा है। निश्चित रूप से सरकार की छवि इन लोग के बीच में खराब हुई, गरीबों के बीच में खराब हुई है। गरीब जो है इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, चाहे अपनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग चाहे जितना भी कर लें। ये धर्म के नाम पर आप अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं कि नाराज है? किससे नाराज है? दलित नाराज है, बहुत ज़्यादा। दलित किससे नाराज है? दलित तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आप मनरेगा में कौन है, किसको रोजगार मिल रहा था मनरेगा में? आपने तो 300 दिन की जगह उसको 100 दिन के अंदर कर दिया, 50 दिन के अंदर कर दिया। एक बहुत बड़ा कांग्रेस की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। सवाल गड्ढा खोदने की बात नहीं थी,
सवाल ये था कि एक आदमी की जिसके पास एक ज़मीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं दिया आपने, रोजगार नहीं दिया, मनरेगा को आपने 300 दिन रोजगार गारंटी योजना से वो कुछ नहीं था, तो उसको 300 दिन रोजगार तो मिलता था, काम तो मिलता था उसको। और सुन लीजिए, इस सरकार की सबसे पिछली 2014 से पहले इस देश में जीएसटी नहीं लगता था। 14 के बाद जीएसटी लगा ना, 1 लाख करोड़ का कलेक्शन है एक महीने का, एक क्वार्टर का 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट है। तो वो जीएसटी भी तो जनता की जेब से ही जा रही है ना। जीएसटी किस पर बोझ है? वो जनता के ऊपर बोझ है ना। अगर एक पुल 40 करोड़ में बन रहा है, समझिए मेरी बात को गंभीरता से, एक पुल 40 करोड़ में बन रहा है, 40% कमीशन जिस तरह से कर्नाटक में छाया रहा मुद्दा, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं था। 40% कमीशन क्या उत्तर प्रदेश में नहीं लगता? 40% कमीशन क्या राजस्थान मध्य प्रदेश में नहीं लगता है? 40% कमीशन जिस तरह से देश का मुद्दा बना हुआ है, जो कुल 40% कमीशन जो दिया जा रहा है ना, वो कमीशन का पैसा भी जनता की जेब से जा रहा है। ये समझिए कितना बड़ा बोझ। नेता की गाड़ी खरीदी जा रही है ना, जो बंगले खरीद रहे हैं राजनीतिक लोग, वो जनता की गाड़ी जीएसटी के पैसे से जो पैसा जा रहा है ना, उससे ये लोग गाड़ी खरीद रहे हैं। दलित पिछड़े और मुसलमान की बात आप कर रहे हैं। दलितों की नेता मायावती जी कही जाती हैं। कहीं ना कहीं विधानसभा में उनका आधार वो खिसक गया है। बाबा साहब को लेकर बहुत राजनीति हुआ, यूपी से लेकर पूरे देश भर में। बीजेपी का यह दावा है कि बाबा साहब अब हमारे भी हैं, तमाम लोग जुड़े भी हैं दलित समाज से। मुस्लिम समाज मूल रूप से बीजेपी के खिलाफ खेमा हमेशा खड़ा रहा है। इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि कभी सपा कभी बसपा यही होता रहा यूपी में। ये सवाल ये नहीं है अब तो सपा बसपा दोनों से थक गए हैं मुस्लिम समाज, दलित या मुसलमान। तो क्या लग रहा है आपको? बीजेपी के साथ तो होंगे नहीं? सामान्य नहीं, देखिए किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। दलित पिछड़े हों या मुसलमान हों, उनका नेता कौन है, समस्या ये नहीं है। उनकी समस्या क्या है, उसका निदान क्या है, जनता इस पे बात करती है। नेता किसको चुनते हैं कि हमारी बात जाके करेगा, सरकार से हमारा काम करवाएगा, हमारे रोजगार की बात करेगा। हर जाति की एक समस्या होती है कि नहीं है? कोई आदमी जिसके 20 बीघा खेत है, उसकी प्रति व्यक्ति आय और एक राजभर जाति का आदमी ठेलिया चला रहा है, दोनों की प्रति व्यक्ति आय तो बराबर नहीं हो सकती ना। लेकिन भारत की संपदा पर तो सबका अधिकार है ना, भारत पे तो सबका अधिकार है। एक समाज के लोग से आप जो है ठेलिया चलवा रहे हैं आज 70 साल से। एक समाज के लोगों को आपने पूरी जमीन से और पढ़ाई से सब कुछ पूरा सुदृढ़ कर रखा है। दोनों के बीच में खाई तो बहुत बड़ी है ना, अमीर और गरीब के बीच में खाई तो बहुत बड़ी है। उस खाई को कौन पाटेगा? शिक्षा का अधिकार उनको है कि नहीं है? रोजगार का अधिकार उनको है कि नहीं है? सरकार तो करिए सबका साथ सबका विकास, कहने से नहीं होता चल ही है। रहा। मैं तो कह रहा हूँ 300 दिन से घटा करके दलित आपको क्या लग रहा है कि देश भर के मुसलमान ये क्या तीनों क्या आपको लग रहा है कांग्रेस की तरफ फिर लौट रहे हैं? निश्चित रूप से आप देखिए जिस तरह का रुझान आना शुरू हुआ है ना कर्नाटक से। कर्नाटक में तो कहीं से कांग्रेस को लोग जिता नहीं रहे थे, बिल्कुल। वहाँ तो आप देखिए ध्रुवीकरण की, जिस तरह से धर्म को बीच में ला करके ध्रुवीकरण किया गया और बजरंग बली और बजरंग दल की बात शुरू की गई, उससे क्या लगता है कि लगा आपको कि कोई 5 साल अगर आप सरकार चलाए हैं तो आपको जातीय ध्रुवीकरण करने की क्या जरूरत है? आपको जातीय ध्रुवीकरण की क्या जरूरत है? दुनिया जानती है कि बजरंग बली में और बजरंग दल में फर्क। मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा अपनी पक्ष रखते हैं, हमेशा मुस्लिम समाज को लेकर पक्ष रखते हैं। अतीक से लेकर मुख्तार तक की कहानी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अतीक और मुख्तार की कहानी अलग है, वो सामान्य मुसलमान की कहानी नहीं है। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो अपने एक लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, अपने विधानसभा के प्रतिनिधि, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि नहीं है। मैं कह रहा हूँ हर जात की अपनी समस्या है, हर व्यक्ति की अपनी समस्या है। उसकी व्यक्ति की समस्या उसका गांव के मुखिया हल करेगा, उससे ऊपर उसका विधायक हल करेगा, उससे ऊपर उसका जिला पंचायत करेगा। और इन सारों को मिला के सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि सरकार जो है कुछ उस पर अच्छा काम करेगी। सवाल एक आदमी या एक नेता से समाज का हल नहीं हो सकता है। पूरे जितनी भी योजना है किसी को, ये लोग दिल्ली में सुनिए, अतीक और मुख्तार को क्या मानते हैं आप? देखिए, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ अतीक और मुख्तार अपनी विधानसभा में अपना काम कर सकते हैं ना, कि पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश का काम करेंगे। वो पूरे देश को नेशनल या प्रदेश के नेता नहीं थे ना। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उन पर हुए कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अब उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, कानून अपना जो काम कर रहा है उस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगा सकते। काम कर रहा है, अगर वो दोषी हैं तो सजा दे रही है कोर्ट, निर्दोष होते तो छूट भी जाते, बहुत से केस में छूटे भी हैं। ये चलिए, उस पर उनसे पूरे मुसलमान का कोई उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना है।
लेकिन सरकार की फर्क सरकार तो नहीं पड़ता, आप ही मजबूती से चिल्ला चिल्लाए कहते हैं कि भाई केवल मुसलमान था इसलिए मारा गया। नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा ये बात, मैंने कभी नहीं कहा। आप मेरा पूरा डिबेट उठा के देख लीजिए, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ब्रजभूषण पे शाइस्ता की बात एक दिन हुई, एक टीवी डिबेट में था, तो मैंने सिर्फ ब्रजभूषण और शाइस्ता की बात की कि इससे देश में दो लोगों की बहुत चर्चा है, एक अतीक की पत्नी की और ब्रजभूषण की। अब दोनों के बारे में आप देख लीजिए ब्रजभूषण की क्या स्थिति है, जिस पर पास्को एक्ट लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर FIR हुई इस देश के अंदर। एक मिनिस्टर है, यदि सामान्य आदमी पर FIR होती है। ब्रिजभूषण पर बात करते हैं लेकिन अतीक और शाइस्ता पे बात नहीं करते। मैं कह रहा हूँ शाइस्ता को पकड़ना सरकार का काम है ना, उसमें हम क्या करेंगे। अतीक को गोली मार दिया, किसने मारा वो सरकार बताएगी। मुख्तार अंसारी को अदालत ने सजा दी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो निर्दोष होते तो अदालत उन्हें छोड़ देती। आगे भी कोर्ट में अगर निर्दोष होंगे तो अपना जो भी करना है करेंगे। लेकिन अतीक और मुख्तार से पूरे दोषी है इसलिए सजा हुआ, उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी भी मैं कानून की बात करता हूँ, और बात जब संविधान की करता हूँ तो हर बात में मैं संविधान, मुझे अगर कोई गाली देता है तो मैं उसको गाली नहीं देता हूँ, मैं थाना में जाता हूँ, मैं कानून का सहारा लेता हूँ। मैं किसी को राइफल से नहीं मारता हूँ, मैं थाने में जाकर शिकायत करता हूँ। एक समान, इसीलिए संविधान कहते हैं कि देश को संविधान से चलाइए। संविधान से चलेगा तो गरीब अमीर सबको न्याय मिलेगा। जब ये गुंडागर्दी से कानून चलने लगेगा और अपनी मर्जी से आप कानून का इस्तेमाल करेंगे, अब ब्रिजभूषण पर कोई नहीं बात कर रहा है, कोई भाजपा कोई भी बात नहीं कर रहा है। देश तो संविधान से ही चल रहा है। कहाँ चल रहा है संविधान? अगर ब्रिजभूषण अगर संविधान से नहीं चलता, नहीं जो लोग कह रहे हैं संविधान से अगर नहीं चलता तो आप कैसे दावा करते कि अगली सरकार फिर परिवर्तन की आ रही है? जिस निश्चित कहीं ना कहीं आपको भरोसा है, विश्वास है, संविधान से ही देश चला, तभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया FIR। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की, और कोई नहीं बोल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ना गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, और ना कोई MP बोल रहा है, ना कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बात करते भाई? आखिर एक प्रक्रिया है कि देश के अंदर ना। वो प्रजापति आज कितने साल से जेल में है इसी FIR के चलते। तो आप जब कोई एक तो FIR नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद FIR हुआ, और आज वो हमारे नवरत्न बच्चियां देश की जो मेडल ले आई, देश का नाम रोशन किए, वो सड़कों पर बैठी हैं। दिल्ली पुलिस कह देना कि ब्रजभूषण ने कोई अपराध नहीं किया, क्यों नहीं करे दिल्ली पुलिस? सबसे स्मार्ट पुलिस दिल्ली की पुलिस है, देश में केंद्र शासित पुलिस है, उसके मालिक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। वो पुलिस भी आज तक कोई निर्णय नहीं ले सकी। दिल्ली पुलिस या तो कह दे कि भाई बेकसूर है, 164 का बयान तक नहीं हुआ अभी तक महिला पहलवानों का कोई। तो जो लोग न्याय की बात करते हैं, मुख्तार अंसारी की और अतीक अहमद की बात करते हैं, तब मैं पूछता हूं कि ब्रजभूषण की क्यों नहीं बात करते आप? ब्रजभूषण पे कार्रवाई नहीं हो रही, इस पर क्यों नहीं बात करते? अतीक अहमद पे मुझसे बार बार पत्रकार पूछते हैं, मेरे पर सवाल करते हैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। उनको लगता है कि अतीक अहमद का सवाल पूछना चाहिए, इनसे मुख्तार अंसारी पर सवाल पूछना चाहिए। और मैं जब पूछता हूं कि ब्रजेश पर क्यों नहीं, ब्रिजभूषण पर क्यों नहीं, इसलिए कि आप उनको चुप्पी साध लेते हैं, बोलते ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते ही नहीं। मेरा पूरा डिबेट उठा के देख लीजिए, बोलते ही नहीं। मैं कभी भी अपराध का सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं किसी भी मैं तो कहता हूं कि ऐसे अपराधियों को चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहिए सरकार को। मैं तो साफ कहता हूं, मैं तो कह रहा हूं कि कोई अगर सामान्य अपराधी, राजनेताओं पे भी FIR होता है, लेकिन जनता जानती है कि अपराधी कौन है और राजनेता कौन है। ऐसे अपराधी मानसिकता कि कोई भी राजनीतिक दल किसी को 260 लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, हीनियस क्राइम की रिपोर्ट है उनके ऊपर, और आप डाटा उठा के देख लीजिए, 260 लोग MP हैं इस देश के जिनके पास हीनियस क्रिमिनल। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, 2024 नजदीक है, क्या लग रहा है आपको? मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में आप इसका जवाब दें कि यूपी के राजनीति के ध्रुव जिसके इर्द गिर्द घूमता रहा है विपक्ष का पिछले 10 सालों से, अखिलेश यादव जी, क्या लगता है कि कितना करामात कर पाएंगे? अखिलेश यादव अगर वो राहुल गांधी के साथ नहीं जाते और तीसरे विकल्प की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो भाजपा के साथ है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं तो इस देश के अंदर सारे लोग, ये तो आप दबाव की बात कर रहे हैं। कोई दबाव की बात नहीं, जैसे जो बीजेपी का विरोध करेगा वो राष्ट्रद्रोही है। आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ नहीं गया तो ये बिल्कुल, जिस तरह से आज पूरे देश की मांग है, इस देश में 2 भाग में बढ़ चुका है देश, या तो आप बीजेपी के साथ हैं, नहीं तो कांग्रेस अलायंस के साथ हैं। तीसरा अगर कोई बात करता है, चंद्रशेखर जी थे वहाँ पे, चंद्रशेखर राव जी हैदराबाद तेलंगाना, उन्होंने भी कहा था, अरविंद केजरीवाल जी और अखिलेश यादव जी वहाँ रैली कर रहे थे हैदराबाद के अंदर, और जब उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, जब अरविंद केजरीवाल पे ले दिए वो लोग, ऑर्डिनेंस ला दिए, तब उनकी भी आँख खुली।
आज तो कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव नहीं आए तो आप कहेंगे कि बीजेपी के ये हम नहीं, पूरा देश कहेगा, हम नहीं, पूरा देश कहेगा और कह रहा है। बीजेपी का काम कर रहा है, जो भी, यानी पूरी मजबूती के साथ आपने परिवर्तन का सपना देख लिया है। नहीं, हमने नहीं, 2024 नजदीक है, देश की जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का। 2024 नजदीक है, जो होगा जनमत सामने आएगा, सबके सामने आएगा। आपने राजनीति पर तमाम मुद्दों पर बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।